मैकॉलेज ड्यूरेशन के बाद में अब हम बात करेंगे मॉडिफाइड ड्यूरेशन की। मॉडिफाइड ड्यूरेशन has got a very simple formula. It is actually Macaulay's duration divided by 1 plus y, that is 1 plus yield to maturity, current YTM जिस पर हमने ड्यूरेशन कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन इज कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन का क्या कोई इंटरप्रिटेशन है अलग से? नहीं, दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हाँ, ये जरूर है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन को अल्टीमेटली उस पर्पस के लिए यूज किया जाता है जिसके लिए पूरी एक्सरसाइज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाली, दैट इज टू एस्टिमेट चेंज इन बॉन्ड प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन YTM। तो चलिए इसी के साथ में हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ ड्यूरेशन कि जो ड्यूरेशन हमने कैलकुलेट किया है इसका अल्टीमेटली पर्पस क्या है। It is used to calculate change in price of the bond with respect to change in YTM। एक बात तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि जब YTM बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस रिड्यूस होती है, लेकिन जब YTM रिड्यूस होता है तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होती है। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन YTM एंड बॉन्ड प्राइस एंड इट इज इनवर्स रिलेशन। पर क्या ऐसा होगा कि YTM अगर 1% रिड्यूस हो जाए तो पूरी इकोनॉमी के जितने बॉन्ड हैं वो सब एक जैसे रेट से इंक्रीज हो जाएंगे उनके वैल्यू? नहीं, जब YTM रिड्यूस होगा तो कुछ बॉन्ड की वैल्यू स्लोली इंक्रीज होगी, ऑन द अदर हैंड कुछ बॉन्ड्स की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि किसी का ड्यूरेशन कम है और किसी का ड्यूरेशन ज्यादा। नाउ देयर इज अ फॉर्मूला जो आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए क्योंकि छोटा आसान सा फॉर्मूला है, एंड दैट इज डेल्टा P अपॉन P। यू कैन ऑल्सो नेम इट एज डेल्टा V अपॉन V। V इज वैल्यू, P इज प्राइस। हम दोनों में कोई खास अंतर नहीं करना चाहते हैं, वो एक ही बात है। कुछ बुक ऑथर्स जो हैं डेल्टा P अपॉन P कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ डेल्टा V अपॉन V कहते हैं। Delta P upon P, that is percentage change in bond price. Delta P is absolute change in bond price. 100 रुपए वैल्यू वाला जो बॉन्ड है वो 102 रुपए का हो गया, तो जो 2 रुपए बढ़ा दैट इज डेल्टा P। पर 2 रुपए बढ़ा 100 रुपए पर, so that is 2% increase, that is delta P upon P। तो delta P is absolute change in bond price and delta P upon P is percentage change in bond price। Percentage change in bond price is equal to minus modified duration, that is duration divided by 1 plus y multiplied by delta y। माइनस साइन इनवर्स रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है कि अगर डेल्टा y पॉजिटिव है, दैट इज चेंज इन YTM पॉजिटिव है, यानी कि YTM बढ़ रहा है तो बॉन्ड प्राइस रिड्यूस होगा। ऑन द अदर हैंड अगर डेल्टा Y नेगेटिव है यानी कि YTM रिड्यूस हो रहा है तो माइनस MD और माइनस डेल्टा Y जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर प्लस आएगा। तो YTM के रिड्यूस होने पर बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो माइनस साइन YTM और बॉन्ड प्राइस के इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है, और मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये बताता है कि ये नंबर जितना ज्यादा बड़ा होगा बॉन्ड प्राइस में चेंज उतना ही ज्यादा आएगा। एक 3 साल वाला बॉन्ड है, 3 साल मैच्योरिटी वाला, और उसका व्हाट शुड आई से ड्यूरेशन 2.8 इयर्स है, तो उसमें YTM चेंज आने पर बॉन्ड प्राइस में कम चेंज आएगा। और किसी बॉन्ड का ड्यूरेशन 12 इयर्स है तो उसमें YTM चेंज होने पर बॉन्ड प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा।
here we take one example. If modified duration is 3.39, ये 3.39 एक्चुअली मैं इस वाले एग्जांपल से लेके आया हूं. लुक हियर, ये एग्जांपल आप अपनी कॉपी पर जरा नोट कर लीजिए. लिखिए, कूपन 7%, par value 100 rupees, maturity 4 years, and YTM is 7%. फिर लिखिए duration, that is Macaulay's duration, it is 3.62. और अब लिखिए modified duration is equal to 3.62 divided by 1.07. So that is approximately 3.39. Modified duration for this bond is 3.39. तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल. हमने कहा मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 3.39 किसी बॉन्ड के लिए. अगर इसका YTM 1% से इंक्रीज हो जाता है तो डेल्टा P अपॉन P इज एक्चुअली इक्वल टू -MD, दैट इज -3.39 इनटू डेल्टा Y, दैट इज चेंज इन YTM. और ये 1% लिया है मैंने, -1% नहीं, क्योंकि YTM 1% से बड़ा है. तो आंसर है -3.39%, यानी बॉन्ड का प्राइस 3.39% से रिड्यूस हो गया है. दूसरी तरफ अगर YTM 1% रिड्यूस हो जाए तो यहां मैं -1 लूंगा और माइनस माइनस होकर के यहां प्लस आ जाएगा. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया कि अगर YTM 1% रिड्यूस हुआ तो बॉन्ड प्राइस 3.39% इंक्रीज हो गया. ऑलराइट, दिस इज हाउ इट हैपेंस. लेकिन क्या गारंटी है इस बात की कि जो हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हैं हकीकत में कुछ वैसा ही हो रहा हो? इज इट गारंटेड? क्या ये सही है? हम इसको चेक कर सकते हैं. YTM 7% था तो एक बार YTM को हम 8% करके देखते हैं, सो डेल्टा Y विल बी +1%. और एक बार YTM को हम 6% करके देखते हैं, सो डेल्टा Y विल बी -1%. हम अपने कैलकुलेटर को इसके लिए यूज करेंगे. सबसे पहले 4 और N ये कीज हम प्रेस करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ इयर्स आर 4. YTM 8% के लिए 8 टाइप करके I/Y प्रेस कर देते हैं. PMT is 7, FV is 100, कंप्यूट PV, और आप देखिए कि 96.69 आती है बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू. ये हमने ड्यूरेशन की हेल्प से कैलकुलेट नहीं करी है, डायरेक्ट YTM से प्राइस को कैलकुलेट किया है. और यही YTM अगर 6% हो जाए तो 6 टाइप करिए, I/Y प्रेस कर दीजिए एंड कंप्यूट PV, एंड यू विल फाइंड कि बॉन्ड प्राइस यहां पर 103.47 हो जाता है. सो दैट इज -1%. YTM कम हुआ तो बॉन्ड प्राइस इतना, YTM बढ़ा तो बॉन्ड प्राइस इतना. अब देखिए, टू बिगिन विथ 7% YTM पर बॉन्ड प्राइस 100 था, 100 से रिड्यूस होकर 96.69 हो गया. तो 100 माइनस 96.69 इज इक्वल टू 3.31 रुपीज. 3.31 रुपीज का चेंज 100 रुपीज पर आया है, सो दैट इज 3.31% डाउनफॉल. इधर 100 से प्राइस बढ़ के 103.47 हुआ है, तो एब्सोल्यूट चेंज है 3.47 रुपीज और परसेंटेज चेंज है 3.47%.
परसेंट। तो आप क्या देखते हैं यहां पर कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन के फॉर्मूला के हिसाब से बॉन्ड में चेंज आना चाहिए था ±3.39% और एक्चुअली चेंज आया है +3.47% एंड -3.31%, बट दैट इज क्वाइट अ गुड अप्रोक्सीमेशन। शॉर्टकट फॉर्मूला से भी काफी अच्छा अप्रोक्सीमेशन हो गया -md इंटू डेल्टा वाई वाले फॉर्मूला से। एक्चुअल वैल्यू थोड़ी सी अलग है। और इस थोड़ी सी अलग होने की जो वजह है वो वजह है कॉन्वेक्सिटी। पढ़िए यहां पर मैंने क्या लिखा है। But at the same time, you can observe that value reduced less than the reduction suggested by duration formula. ड्यूरेशन फॉर्मूला के हिसाब से तो 3.39% का रिडक्शन आना चाहिए था, लेकिन यहां पर जो रिडक्शन आया है वो सिर्फ 3.31% का ही आया है। So value reduced less than the reduction suggested by duration formula, while it increased more than the appreciation suggested by duration formula. Appreciation जब आए तो 3.39% का आना था, but actually 3.47% का आया था, and this is due to convexity, that is curvature of the diagram. क्या है ये कॉन्वेक्सिटी का फंडा? इस डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर हमने YTM लिया है और Y एक्सिस पर बॉन्ड की वैल्यू ली है। देखिए जो ड्यूरेशन वाला फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि YTM और बॉन्ड प्राइस में लीनियर रिलेशन है। यानी YTM के चेंज को अगर आप डबल कर देंगे तो प्राइस में होने वाला चेंज भी डबल हो जाएगा, और YTM के चेंज को 4 टाइम्स कर देंगे तो प्राइस में आने वाला चेंज भी 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी जिस प्रपोर्शन में YTM चेंज होगा उसी प्रपोर्शन में बॉन्ड प्राइस भी चेंज हो जाएगी। ये लीनियर रिलेशन है, लेकिन एक्चुअली YTM और बॉन्ड प्राइस में जो रिलेशन है वो कर्वियर है। गिरते समय कम गिरता है और बढ़ते समय पर ज्यादा बढ़ता है। ये जो आप स्ट्रेट लाइन यहां पे देख रहे हैं जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया, दिस वन, ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन के फॉर्मूला के हिसाब से बॉन्ड की वैल्यू का ग्राफ है, और ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये एक्चुअल बिहेवियर है बॉन्ड प्राइस का। अब आप जरा नोटिस करें कि पहले हमने इनिशियली जो YTM लिया दैट इज Y, और उस हिसाब से जो प्राइस होनी चाहिए थी दैट इज V। इनफैक्ट मैं इसको V0 कह देता हूं, लेट्स कॉल इट V0। ओके, फिर जब हमने YTM को 1% बढ़ाया तो ये Y प्लस हो गया, और ड्यूरेशन के फॉर्मूला के हिसाब से जो वैल्यू आनी चाहिए वो V प्लस है, यानी V0 से रिड्यूस होके वैल्यू V प्लस हो गई क्योंकि YTM बढ़ा। पर एक्चुअली आप देखिए वैल्यू इतना रिड्यूस नहीं हुई है V0 से V प्लस तक। वैल्यू एक्चुअली ये जो रेड डॉटेड लाइन आप यहां पर देख रहे हैं, दिस वन, वैल्यू यहां से रिड्यूस होके V प्लस तक नहीं आई है, बल्कि उससे थोड़ा कम रिड्यूस हुई है, और यहां जहां कर्सर है यहीं तक वैल्यू आ पाई है, क्योंकि एक्चुअली जो बॉन्ड प्राइस है उसका बिहेवियर लीनियर नहीं होता है, कर्वियर होता है। सिमिलरली जब आप -Y पर गए, यानी कि YTM को आपने 1% से रिड्यूस किया, तो ड्यूरेशन फॉर्मूला के हिसाब से जो बॉन्ड का प्राइस है
वो V0 से बढ़कर के V- तक आना चाहिए था। देखिए, लीनियर रिलेशनशिप में तो जितना बॉन्ड प्राइस गिरता है उतना ही बॉन्ड प्राइस बढ़ता भी है, इक्वल डिस्टेंस है। लेकिन एक्चुअली बॉन्ड का प्राइस ज्यादा बढ़ा, कितना? जितना इस रेड लाइन से आपको दिखता है। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में एक्चुअल में लेके आए तो बढ़ते समय पर बॉन्ड का प्राइस इतना बढ़ा है, लेकिन गिरते समय पर एक्चुअल हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन के फॉर्मूला से सजेस्टेड वाले इंक्रीज की बात नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए, दोनों लाइंस का मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि ये आपको इजीली ऑब्जर्वेबल हो जाए। ये देखिए, एक्चुअली बढ़ते समय पर बॉन्ड का प्राइस ज्यादा बढ़ा है और गिरते समय पर बॉन्ड का प्राइस कम गिरा है, एंड दिस इज कॉन्वेक्सिटी। एंड कॉन्वेक्सिटी इज द फ्रेंड ऑफ इन्वेस्टर, क्योंकि गिरते समय वो बचा लेती है और बढ़ते समय पर अच्छा अप्रिसिएशन देती है। जबकि डेल्टा पी अपॉन पी वाला फॉर्मूला लीनियर रिलेशन को सजेस्ट करता है। उसका कहना है कि गिरते समय पर जितना गिरता है, बढ़ते समय पर उतना ही बढ़ता है। क्वेश्चन है तो एक्चुअली सही क्या है? एक्चुअली सही तो कॉन्वेक्सिटी है। मतलब जो हमारा डेल्टा पी अपॉन पी फॉर्मूला है वो हमको एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, वो हमको सिर्फ अप्रोक्सीमेशन ही देगा। एक क्वेश्चन यहां पर ये भी अराइज होता है कि बॉन्ड प्राइस में आखिर ये कॉन्वेक्सिटी होती क्यों है? इस सवाल का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, y माइनस से हम y तक जब आते हैं तो बॉन्ड का प्राइस, ये जो बड़ी ग्रीन बार है, उतना रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जब हम y से y प्लस पे जाते हैं तो बॉन्ड का प्राइस सिर्फ इस छोटी ग्रीन बार जितना ही रिड्यूस होता है। आई रिपीट, y माइनस से y तक जब हम YTM को बढ़ाते हैं तो बड़ी ग्रीन बार जितना बॉन्ड प्राइस रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जब y से y प्लस पर YTM को बढ़ाते हैं तो छोटी ग्रीन बार जितना बॉन्ड प्राइस रिड्यूस हो जाता है। मतलब पहले रैपिड फॉल, बाद में स्लो फॉल बॉन्ड प्राइस में। इसी को तो कॉन्वेक्सिटी कहते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये रिलेटिविटी का कंसेप्ट है। मान लीजिए पहले आपने YTM को 5% से बढ़ा करके 10% कर दिया और फिर 10% से बढ़ा करके 15% कर दिया। जब आपने 5 से 10 बढ़ाया तो इंक्रीज आया 5% का और एग्जिस्टिंग था 5%, तो 100% इंक्रीज आ गया YTM में। लेकिन जब आपने YTM को 10 to 15 करा, so there is increase of 5% on 10%, that is 50% only। तो जब आप इक्वल डिस्टेंस से आगे बढ़ते हैं तो रिलेटिवली आप कम आगे बढ़ते हैं। पहले 5 to 10 100% हो गया, फिर 10 to 15 50% ही हुआ, फिर 15 to 20 जाएंगे तो 33% ही आएगा। तो जब आप रिड्यूस करते हुए राइज कर रहे हैं तो बॉन्ड प्राइस भी शुरू में रैपिड फॉल पे आएगी, बाद में स्लो फॉल पे आ जाएगी। कॉन्वेक्सिटी क्यों है ये मैंने बताया। अब कॉन्वेक्सिटी है तो हमारा पिछला फॉर्मूला एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, सिर्फ अप्रोक्सीमेट आंसर ही देता है। तो कॉन्वेक्सिटी को क्यों ना बॉन्ड प्राइस में ही, फॉर्मूला में ही इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए।
convexity can be incorporated into price change formula as follows. देखिए पहले हमारा फॉर्मूला था सिर्फ इतना, डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू माइनस MD इंटू डेल्टा Y। लेकिन अब हम उसमें एक एडिशन कर दे रहे हैं एंड दैट इज प्लस 1/2 इंटू कॉन्वेक्सिटी विच इज अ नंबर। स्ट्रेट लाइन की कॉन्वेक्सिटी का नंबर होगा 0 और जितनी ज्यादा गोलाई होगी, जितना ज्यादा कर्वेचर होगा, कॉन्वेक्सिटी नाम का नंबर उतना बड़ा हो जाएगा, इनटू डेल्टा Y स्क्वायर। एक स्पेशल प्रिकॉशन आप यहां लेंगे कि जो डेल्टा Y आप इस फॉर्मूला में रख रहे हैं दो बार, एक बार डेल्टा Y और एक बार डेल्टा Y स्क्वायर, वो कंपल्सरीली आपको पॉइंट्स में ही लेना चाहिए, उसको परसेंटेज में मत लीजिए। YTM को अगर आप 10% से बढ़ा करके 12% कर देते हैं तो डेल्टा Y इज नॉट इक्वल टू 2, डेल्टा Y इज इक्वल टू 0.02। जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन देखा, मैं आपको बता देता हूं कि उसकी कॉन्वेक्सिटी 16 है। कैसे है? नॉन ऑफ आवर बिजनेस। कॉन्वेक्सिटी 16 है। अब देखिए आप, अगर डेल्टा Y +1% है, यानी YTM को हम 1% से बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? -MD दैट इज -3.39 इंटू डेल्टा Y दैट इज +0.01 प्लस हाफ इंटू कॉन्वेक्सिटी दैट इज 16 इंटू डेल्टा Y स्क्वायर दैट इज 0.01 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो इतने पोर्शन को जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया -0.0339। इस पोर्शन को जब आप सॉल्व करेंगे, करके देख लीजिए, इट्स रियली बेटर। 0.01 और कैलकुलेटर पे x स्क्वायर किए, उसको प्रेस कर दीजिए, इंटू 16 इन डिवाइडेड बाय 2 इज 0.0008 माइनस 0.0339 इक्वल टू 0.0331 इंटू 100 कर लेते हैं तो वो हो गया 3.31%। और अब आप देखिए, अब एग्जैक्टली वही आंसर आया है जो एक्चुअल बॉन्ड प्राइस है। ये देखिए -3.31%। दूसरी तरफ अगर हम डेल्टा Y इक्वल टू -1% लेते हैं तो जो कॉन्वेक्सिटी फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा। डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू -3.39 इंटू -0.01 minus, mind it, -0.01 plus half into convexity into -0.01 square. Now the beauty is कि ये जो फॉर्मूला में हमने एक्सटेंशन दिया है ना, ये वाला, इसमें डेल्टा Y स्क्वायर यूज हो रहा है। तो डेल्टा Y चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डेल्टा Y स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इससे पता है क्या होगा कि इस हिस्से को हमेशा प्लस ही होना है, ये कभी माइनस होना ही नहीं। सो ट्राई टू एनालाइज दिस कि जब आप YTM बढ़ाएंगे तो बॉन्ड प्राइस कम होगा, लेकिन वो रैपिडली रिड्यूस नहीं होगा, स्लोली रिड्यूस होगा। कारण ये पोर्शन माइनस ही आएगा क्योंकि डेल्टा Y पॉजिटिव है, और ये पोर्शन हमेशा प्लस ही होगा। तो माइनस में अगर थोड़ा प्लस हो जाएगा तो वो लेस माइनस रह जाएगा। और दूसरी तरफ जब आप डेल्टा Y को रिड्यूस करते हैं, मतलब Y को रिड्यूस करते हैं तो डेल्टा Y नेगेटिव आता है, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होंगे? प्लस, और ये बाद वाला पोर्शन तो प्लस ही होना है। तो प्लस और प्लस इज मोर प्लस 3.47% और माइनस एंड प्लस इज लेस माइनस
3.31%। तो देखिए ये चीज इनकॉर्पोरेट हो गई कि कॉन्वेक्सिटी इन्वेस्टर को हेल्प करती है, रिड्यूस करते समय पर कम रिड्यूस होता है और इंक्रीज करते समय पर ज्यादा इंक्रीज होता है। सो दैट इज द वंडरफुल फॉर्मूला। वापस से इस फॉर्मूला को आप देख सकते हैं, -md इंटू डेल्टा वाई प्लस हाफ ऑफ कॉन्वेक्सिटी इंटू डेल्टा वाई स्क्वायर। डेल्टा वाई चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डेल्टा वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जो सेकंड हाफ ऑफ द फॉर्मूला है वो हमेशा प्लस होगा। अब अगर फर्स्ट हाफ माइनस है तो इट विल इवेंचुअली बिकम लेस माइनस, अगर फर्स्ट हाफ भी प्लस है तो इट विल इवेंचुअली बिकम मोर प्लस। So when it is minus, it is less minus. When it is plus, it is more plus. That is the beauty of convexity. कॉन्वेक्सिटी के कंसेप्ट को हम रिविजिट करते हैं, एक बार फिर देखते हैं कॉन्वेक्सिटी की वजह से कॉन्वेक्सिटी होती क्यों है। पहले मैंने आपको वो बताया, वो किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये मैं अपनी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर रहा हूं कि जब आप YTM को 5% से बढ़ा के 10% करते हैं तो 5 परसेंटेज पॉइंट का आपने इंक्रीज करा ऑन 5%। सो एक्चुअली दैट इज 100% राइज इन YTM। लेकिन जब आप उसको इक्वल डिस्टेंस पे लेके जाते हैं 10 to 15, तो परसेंटेज वाइज वो कम हो जाता है कि अरे भाई 10 से 15 पे गए, यानी 50% राइज। और इसीलिए इनिशियली वैल्यू रैपिडली फॉल होती है, ये बड़ी वाली ग्रीन बार देखिए, एंड देन वैल्यू स्लोली फॉल होती है, छोटी वाली ग्रीन बार देखिए। दैट इज वाई कॉन्वेक्सिटी इज देयर। और इसीलिए अगर हम इस सेंटर पॉइंट पे खड़े होकर लेफ्ट राइट जाते हैं तो ड्यूरेशन फॉर्मूला तो हमको इक्वल अप डाउन सजेस्ट कर रहा था, पर एक्चुअल अप डाउन थोड़ा सा अलग है, मोर अप लेस डाउन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्वेक्सिटी। तो ड्यूरेशन जिस पर्पस से हमने कैलकुलेट किया था टू असेस द बॉन्ड प्राइस, वो पर्पस अब हमको सॉल्व होता हुआ नजर आता है कि आखिर ड्यूरेशन का क्या यूज है। वो यूज हमारे सामने है। ड्यूरेशन की मदद से हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट में चेंज होने पर बॉन्ड के प्राइस में कितना चेंज आएगा। ड्यूरेशन एक्चुअली बॉन्ड की सेंसिटिविटी का मेजरमेंट है। ड्यूरेशन जितना ज्यादा होगा, YTM को लेकर के बॉन्ड प्राइस उतनी ही ज्यादा सेंसिटिव होगी। जैसे इक्विटी शेयर्स में नहीं होता है बीटा, किसी इक्विटी शेयर का बीटा जितना ज्यादा होगा, मार्केट में होने वाले चेंजेस को लेकर के वो इक्विटी शेयर उतना ज्यादा सेंसिटिव, उतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो जो काम इक्विटी शेयर में बीटा का था, वो काम फिक्स्ड इनकम में ड्यूरेशन का है। ड्यूरेशन जितना ज्यादा, बॉन्ड प्राइस की सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा। अब जो ड्यूरेशन है वो प्राइस सेंसिटिविटी को तो बताता है, बट क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हाई ड्यूरेशन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लो ड्यूरेशन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एन आंसर लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ YTM विच यू प्रिडिक्ट। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में मार्केट में YTM इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब बॉन्ड की प्राइस रिड्यूस होने वाली है, तो ऐसे केस में लो ड्यूरेशन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको लगता है कि YTM रिड्यूस होगा और YTM रिड्यूस होगा मतलब बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होगा, तो ऐसे केस में हाई ड्यूरेशन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। यहां पर एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि इन्वेस्टर डिफरेंट ड्यूरेशन के बॉन्ड्स का एक पोर्टफोलियो बनाए, और जब उसको लगता है कि आपको हाई ड्यूरेशन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो पोर्टफोलियो में हाई ड्यूरेशन बॉन्ड्स का वेटेज इंक्रीज कर दे और लो ड्यूरेशन बॉन्ड्स का वेटेज रिड्यूस कर दे, एंड वाइस वर्सा। तो चलिए हम बात करते हैं पोर्टफोलियो के ड्यूरेशन के बारे में। ड्यूरेशन ऑफ ए पोर्टफोलियो, इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स। मतलब अगर आपने 4 अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करा है
और एक बॉन्ड में आपने 1 लाख, दूसरे में 2 लाख रुपए, तीसरे में 3 लाख रुपए और चौथे बॉन्ड में 4 लाख रुपए लगाए हैं। यानी टोटल पोर्टफोलियो में उनका वेटेज रिस्पेक्टिवली 10%, 20%, 30% एंड 40% है। और आपको उन चारों के अलग अलग ड्यूरेशन पता है, तो उन ड्यूरेशंस को 10, 20, 30, 40 का वेटेज दे करके और आप वेटेड एवरेज ड्यूरेशन निकाल सकते हैं और वही ड्यूरेशन एक्चुअली पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन होगा। अब अगर ये उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ने वाला है, तो ऐसे केस में आपको आपके पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन लो रखना चाहिए। और पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन लो करने के लिए आपको हाई ड्यूरेशन बॉन्ड्स में से थोड़ा पैसा निकाल करके लो ड्यूरेशन बॉन्ड में लगा देना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, तो ऐसे केस में आपको पोर्टफोलियो का एवरेज ड्यूरेशन हाई रखना चाहिए। उसके लिए आप लो ड्यूरेशन बॉन्ड्स में से पैसा निकाल करके हाई ड्यूरेशन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन एक बात को आप समझिए कि ये जो आप वेटेड एवरेज करके और पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, इट मेक्स सेंस ओनली इन केस ऑफ अ पैरेलल शिफ्ट इन यील्ड कर्व। पहले भी एक चैप्टर में हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था कि यील्ड कर्व में नॉन पैरेलल शिफ्ट होगा तो सिचुएशन कुछ अलग होगी और यील्ड कर्व में पैरेलल शिफ्ट होगा तो सिचुएशन कुछ अलग होगी। आगे चल के हम इसको और एक्सप्लोर भी करेंगे। यील्ड कर्व के पैरेलल शिफ्ट का पता है क्या मतलब है? कि मान लीजिए कि अगर 1 ईयर की स्पॉट रेट है 5% और 3 इयर्स की स्पॉट रेट है 6% और इसके बाद में यील्ड चेंज हो जाए और 1 ईयर की स्पॉट रेट 5% से बढ़कर के 7% हो जाए और 2 इयर्स की स्पॉट रेट 6% से बढ़कर के 8% हो जाए, यानी अक्रॉस ऑल मैच्योरिटीज, अक्रॉस ऑल टाइम पीरियड एक जैसा इंक्रीज या रिडक्शन आए इंटरेस्ट रेट में, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल शिफ्ट इन यील्ड कर्व। लेकिन अगर यील्ड कर्व में नॉन पैरेलल शिफ्ट हो जाए तो फिर ऐसे केस में ड्यूरेशंस का वेटेड एवरेज नहीं निकालना चाहिए, रेदर देन पोर्टफोलियो के सारे कैश फ्लोज को एक साथ एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। मतलब अगर आपने 4 तरह के बॉन्ड्स में पैसा लगाया है, तो फर्स्ट ईयर पे बॉन्ड 1 से मिलने वाला कैश फ्लो और बॉन्ड 2 का, बॉन्ड 3 का, बॉन्ड 4 का कैश फ्लो को आप टोटल लगा लो। ऐसे सेकेंड ईयर में भी टोटल कैश फ्लो पता करो, n नंबर ऑफ ईयर्स तक पोर्टफोलियो के कैश फ्लोज पता करो और उन कैश फ्लोज को यूज करते हुए फिर बॉन्ड का ड्यूरेशन कैलकुलेट किया जाए। दैट विल बी पोर्टफोलियो ड्यूरेशन एंड इट विल बी रियली गुड इवन इन केस ऑफ ए नॉन पैरेलल शिफ्ट इन यील्ड कर्व, क्योंकि आपको यहाँ पर हर मैच्योरिटी का, हर टाइम पीरियड का अलग अलग कैश फ्लो पता है। अब ध्यान दें, हम लोगों ने अभी तक क्या किया? वी कैलकुलेटेड मैकॉलेज ड्यूरेशन, देन मैकॉलेज ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 + y वाज इक्वल टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन। और अगर हमको बॉन्ड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी पता थी, तो हमने बॉन्ड का वैल्यूएशन कर लिया, चेंज इन वैल्यू पता कर लिया। देखिए, दो चीजें आपको पता थी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन और दूसरा कॉन्वेक्सिटी, तो चेंज इन बॉन्ड प्राइस आपने निकाल लिया। अब थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन की तरफ चलें। अगर हमको चेंज इन बॉन्ड प्राइस पता है और हमको मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी पता है, तो बैलेंसिंग फिगर में हम कॉन्वेक्सिटी निकाल सकते हैं, या अभी चलिए कॉन्वेक्सिटी को हम कंसिडर ना करें, सिर्फ मॉडिफाइड ड्यूरेशन की ही बात करें। अगर हम कॉन्वेक्सिटी को इग्नोर करें तो एक बात काफी क्लियर है कि अगर हमको मॉडिफाइड ड्यूरेशन पता है तो हम चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं। मतलब चेंज इन प्राइस पता होगा तो हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाल लेंगे। रिवर्स कैलकुलेशन, उल्टा चल के पता कर लेंगे, पर उससे कैलकुलेशन में एक्यूरेसी नहीं आएगी, क्योंकि जो आप चेंज इन प्राइस लेंगे वो तो एक्चुअल वाला लेंगे,
जो कॉन्वेक्सिटी को कंसिडर करके निकला होगा, उसी का एवरेज करके मॉडिफाइड ड्यूरेशन आएगा, और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन। जिस बात को मैंने वर्ड्स में कहा, वो बात अब आप यहां सिंबल में देखिए। लुक, हमको एक बात पता है, और वो ये कि डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस एम डी, माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो एम डी इंटू डेल्टा वाई। इसका मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू चेंज इन बॉन्ड प्राइस divided by change in YTM. Yes, that's right. Modified duration is equal to change in bond price divided by change in YTM. अब change in price देखिए किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। I'll just tell you. Change in price कैसे कैलकुलेट होगा? Upside value of the bond, that is V minus upside. Yes, actually जब हमने YTM को रिड्यूस किया था तो उसको हमने कहा था Y माइनस, तो उसमें जो प्राइस आई है वो V माइनस है, और YTM को रिड्यूस करने पर प्राइस एक्चुअली इंक्रीज हो जाती है। सो V माइनस इज द हायर प्राइस, माइनस V प्लस इज द लोअर प्राइस। देखिए, किसी एक साइड पर जाकर के अगर हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालेंगे तो वो थोड़ा बायस्ड आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि कॉन्वेक्सिटी की वजह से अपर साइड पर ज्यादा चेंज आता है और लोअर साइड पर कम चेंज आता है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा चेंज और कम चेंज का एवरेज निकाल लेंगे, तो वो एवरेज चेंज आ जाएगा और उससे हमको मॉडिफाइड ड्यूरेशन पता चल जाएगा। इसलिए हम प्लस और माइनस साइड दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। V माइनस और V प्लस का डिफरेंस ले लीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो एवरेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा एब्सोल्यूट टर्म्स में। उसको करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस पता चल जाएगा। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को आप डिवाइड कर देंगे। देखिए, इसको लिखने का जो तरीका है वो ऐसा भी हो सकता है। आई जस्ट टेल यू। लुक हियर, ये कुछ इस तरह से हो गया, V माइनस माइनस V प्लस डिवाइडेड बाय 2 इंटू V0। ओके, और इसको अब हमको, ये जो हमने कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसको हम डिवाइड करेंगे चेंज इन YTM से। तो ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हमने डिवाइड कर दिया चेंज इन YTM से। लीजिए जी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का, अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन का ये एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब जो डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ था उसी को हम लोग यूज करते हैं। लुक हियर, इसको आप चाहें तो एक बार नोट डाउन कर लें। 6% YTM होने पर इट वाज 103.47, और 8% YTM हो जाने पर इट वाज 96.69। तो 103.47 माइनस 96.69 डिवाइडेड बाय 2 into 100, 100 is V0 into delta YTM. Change in YTM. Change in YTM was plus minus 1%. कुल मिला के 1% की change था. So that is 0.01. And here we go with the modified duration, which is 3.39. I repeat. हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन पता हो तो चेंज इन प्राइस आ जाती है। मतलब अगर चेंज इन प्राइस पता होगा तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आ जाएगा। पर चेंज इन प्राइस हम लाएंगे कहाँ से? वो तो एक्चुअल वाला प्राइस चेंज देखना पड़ेगा, और जो एक्चुअल वाला प्राइस चेंज है उसमें तो कॉन्वेक्सिटी का इफेक्ट आ जाएगा,
अप साइड पर ज्यादा इंक्रीज और डाउन साइड पर कम डिक्रीज, तो हम दोनों साइड का एवरेज कर लेंगे, तो कॉन्वेक्सिटी का इफेक्ट उसमें से रिमूव हो जाएगा। इसीलिए हमने बोला v माइनस माइनस v प्लस डिवाइडेड बाय 2 एवरेज चेंज डिवाइडेड बाय v0 दैट इज परसेंटेज चेंज। नाउ इसको डिवाइडेड बाय डेल्टा ytm कर दिया, तो चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन ytm हो गया, दैट इज इक्वल टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन। देखिए ये काफी अच्छा अप्रोक्सीमेशन है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक जब हम देख रहे हैं तो एग्जैक्ट मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी 3.39 था और अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी 3.39 ही है। बट ध्यान रखिएगा जो डेल्टा वाईटीएम है ये पॉइंट्स में एंटर करना चाहिए, परसेंटेज में नहीं। यहां तो आपने इसी टाइप से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो आंसर बड़ा ही अनरिलायबल सा आएगा, अजीब सा आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन चेक करके देख सकते हैं आप, 103.47 माइनस 96.69 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 0.01 दैट इज 3.39। अरे सर ये 0.01 की जगह अगर हम 1 ले लें तो आंसर परसेंटेज में आने की जगह पॉइंट्स में आ जाएगा। नहीं, मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कोई परसेंट या पॉइंट नहीं होता है। आप तो ध्यान रखिए कि इन फॉर्मूलाज में आपको YTM पॉइंट्स में ही लेना है, परसेंटेज में नहीं। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉन्ड की पार वैल्यू 1000 रुपीज है, कूपन 8% यानी 80 रुपीज कूपन पर एनम, मैच्योरिटी इज 10 years एंड करंट YTM इज 10%। सबसे पहले हम इसकी करंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। करंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, आप 10 और फिर n टाइप कर लीजिए, 10 टाइप करिए, n प्रेस करिए, फिर 10 टाइप करिए, I/Y प्रेस करिए, फिर 80 टाइप करिए, PMT प्रेस करिए, फिर 1000 टाइप करिए, FV प्रेस करिए, फिर कंप्यूट PV and you will find that it is 877.11. This is current value. अब अगर हम 50 बेसिस पॉइंट से YTM को अप और डाउन करें तो 10.5 टाइप करिए और I/Y प्रेस कर दीजिए and then compute PV and you will find it is equal to 849.63. ये देखिए मैंने ऑलरेडी नोट करके रखी है आपके लिए, यहाँ पे डाउन करके देख लेते हैं। 9.5% I/Y प्रेस करा, कंप्यूट PV तो वो हो गया 905.82. सो द होल डेटा इज हियर। अब हमको क्या करना है कि जो हायर वैल्यू है 905.82 उसमें से लोअर वैल्यू माइनस करेंगे 849.63 डिवाइडेड बाय 2 इनटू करंट वैल्यू दैट इज 877.11 इनटू YTM जो परसेंटेज में नहीं पॉइंट्स में चाहिए, तो 50 basis point that is 0.5%. So 0.5 divided by 100 is 0.005 and you will find the duration is 6.41. If you think कि हम क्यों मान लें कि ये सही मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, तो आपको ड्यूरेशन मैकॉलेज ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है, शॉर्टकट अप्रोचेस भी पता है, उनको यूज करिए और मैकॉलेज ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लीजिए, उसको 1 प्लस y से डिवाइड करेंगे तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी आ जाएगा और आप पाएंगे कि वो लगभग इतना ही है। यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट BA2 प्लस कैलकुलेटर का एक प्रोफेशनल वर्जन भी आता है, दैट इज नेम्ड एज TI BA2 प्लस प्रोफेशनल। उस वर्जन में ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का फंक्शन इनबिल्ट है। इवन इफ यू डोंट नो एनी ऑफ द फॉर्मूलाज, कैलकुलेटर विल डू इट फॉर यू। आपको बस ये बताना है कि बॉन्ड इशू किस दिन हुआ था, रिडीम किस दिन हुआ और YTM उसका कितना है
और कूपन कितना है, दैट्स इट। बाकी कैलकुलेटर सारे काम खुद कर लेता है। बट ये वाला जो नॉर्मल वर्जन है, दिस वन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट बिजनेस एप्लीकेशन 2 प्लस, इसमें ड्यूरेशन का फंक्शन इनबिल्ट नहीं है। प्रोफेशनल वर्जन जो यूजुअली फ्रंट में सिल्वर बॉडी आता है, उसमें ये कैलकुलेशन इनबिल्ट है। चलिए, अब हम लोगों ने ड्यूरेशन पढ़ा, इफेक्टिव ड्यूरेशन पढ़ा, सॉरी ड्यूरेशन पढ़ा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन पढ़ा, अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन पढ़ा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफेक्टिव ड्यूरेशन। आप याद करिए, लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने एक बात करी थी और हमने ये कहा था कि वाईटीएम को चेंज करने की जगह अगर यील्ड कर्व को चेंज करके वैल्यूएशन किया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, खास तौर से ऐसे बॉन्ड्स के वैल्यूएशन में जिसमें कोई कॉल या पुट ऑप्शन हो। तो वैसे केस में ये जो V माइनस और V प्लस है, ये सिंपली एक सिंगल YTM से नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, आप YTM से डिस्काउंटिंग करते हैं तब क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर के अमाउंट की डिस्काउंटिंग भी YTM से करते हैं और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अमाउंट्स की डिस्काउंटिंग भी सेम YTM से ही कर देते हैं और उन सारी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल लगाते हैं तो वैल्यू आती है। लेकिन अगर आप यील्ड कर्व से वैल्यूएशन करेंगे तो याद करिए, हमने स्पॉट रेट्स के बारे में पढ़ा था। तो हर पीरियड की एक सेपरेट स्पॉट रेट हमारे पास होगी और हर ईयर के कैश फ्लो को एक डिफरेंट रेट से डिस्काउंट करेंगे और उनका टोटल लगाएंगे तो जाकर के जो वैल्यू आएगी वो यील्ड कर्व वाली वैल्यू आएगी। उसका जो फायदा आपको मिलना है वो खास तौर से कॉलेबल बॉन्ड्स में मिलना है, क्योंकि कॉलेबल या पुटेबल बॉन्ड्स में वैल्यूएशन का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहां पर शिफ्ट इन यील्ड कर्व हमको हेल्प कर सकता है। देखिए, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बस डेल्टा YTM की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा कर्व विल बी देयर। खास तौर से अगर नॉन पैरेलल शिफ्ट हो यील्ड कर्व में तब तो इफेक्टिव ड्यूरेशन ज्यादा ही कुछ काम का होता है। पैरेलल शिफ्ट हो यील्ड कर्व में तब इफेक्टिव ड्यूरेशन और अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन के रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं होता। ये देखिए, मैंने आपके समझ के लिए एक यील्ड कर्व यहाँ पे दी है, जो डेटा मैंने यहाँ यूज करा है, प्रोबेबली आई मस्ट हैव रिटर्न इट। एक्स एक्सिस पर मैच्योरिटी ली गई इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इयर्स और वाई एक्सिस पर स्पॉट रेट्स, हाँ, नॉट YTM, स्पॉट रेट ली गई है यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज की। एक्चुअल डेटा है ये और यूएस ट्रेजरी का जो ऑफिशियल साइट है वहां पर से डेटा पिक करके ये डायग्राम बनाया गया है MS एक्सेल पर। देखिए, ये यहाँ 0 के बाद से 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 ईयर्स, 40 ईयर्स, 60 ईयर्स, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स तक की मैच्योरिटी का डेटा यहाँ अवेलेबल होता है। और हमने देखा कि पहले जो हमारी यील्ड कर्व थी, ये रेड वाली यील्ड कर्व थी और उसको हमने 25 बेसिस पॉइंट डाउन कर लिया। तो अक्रॉस ऑल द पीरियड्स हमने उसको 25 पॉइंट डाउन करा। जैसे मान लो 80 ईयर्स की जो स्पॉट रेट है वो 3% है, तो उसको हमने रिड्यूस करके 2.75% कर दिया। और जैसे मान लो 6 मंथ्स की जो स्पॉट रेट है वो 1% है, तो उसको हमने रिड्यूस करके 0.75% कर दिया। देखने में शायद ये आपको पैरेलल नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे स्टीप स्लोप है, बट एक्चुअली ये पैरेलल है। आपको ऐसे कंपेयर नहीं करना है इसको, ऐसे वर्टिकली देखेंगे तो सब कुछ बराबर बराबर 25-25 पॉइंट पे ही शिफ्ट हुआ है। रेड लाइन से हम ब्लू लाइन पे आ गए, 25 बेसिस पॉइंट हमने क्या करा, यील्ड कर्व को पैरेलली शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए मैं क्या लिखता हूं इसके लिए। Here we have taken parallel shift in yield curve in place of change in YTM of the bond itself. Means we do not account for change in credit spread or liquidity spread. It may be considered separately as a credit duration spread,
वी फोकस ओनली ऑन शिफ्ट इन यील्ड कर्व। देखिए, जो बॉन्ड की वाईटीएम है उसके बदलने की दो वजह हो सकती है। एक तो ट्रेजरी का रेट चेंज हो जाए। बॉन्ड की वाईटीएम दो चीजों से मिलकर बनी होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि इंटरेस्ट रेट तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, और एक है कंपनसेशन फॉर डेफरमेंट ऑफ कंजम्पशन, और एक है इन्फ्लेशन। उन दोनों को मिला के बन जाता है रियल रिटर्न, जो कि ट्रेजरी सिक्योरिटीज का होता है, और प्लस उसमें हम रिस्क प्रीमियम या क्रेडिट स्प्रेड कर देते हैं। तो जो वाईटीएम चेंज हो रहा है, उस वाईटीएम के चेंज होने की दो वजह हो सकती है। एक कारण तो उसके पीछे ये हो सकता है कि रिस्क फ्री रेट यानी कि यूएस ट्रेजरी का रेट ही रिड्यूस हो गया, इसलिए वाईटीएम रिड्यूस हो गया, और एक्चुअली हम उसी को अकाउंट फॉर करना चाहते हैं यहाँ पे। और दूसरा ये हो सकता है कि यूएस ट्रेजरी का रेट या यील्ड कर्व जिसको हम कह रहे हैं, उसमें तो कोई चेंज आया नहीं है, लेकिन बॉन्ड की क्रेडिबिलिटी में चेंज आने की वजह से उसका क्रेडिट स्प्रेड चेंज हो गया है, और इसीलिए उसका वाईटीएम चेंज हो गया है। In short, what I want to say is, when you consider change in YTM, it may be due to change in yield curve, or it may be due to change in credit spread. तो YTM लेने में दोनों मिक्स इफेक्ट हमको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जब हम पैरेलल शिफ्ट इन यील्ड कर्व करेंगे तो हम सिर्फ यील्ड कर्व को ही शिफ्ट कर रहे हैं और क्रेडिट स्प्रेड को इंटैक्ट रख रहे हैं, मतलब हमारी क्रेडिट रेटिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब जैसे मैंने कहा, इफेक्टिव ड्यूरेशन वहां पर ज्यादा हेल्पफुल होता है जहां बॉन्ड्स में कोई एम्बेडेड ऑप्शंस हों, यानी कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बॉन्ड्स का पार्ट हो, उसके साथ में ही उनको रखा गया हो। तो आप अगर एक कॉलेबल बॉन्ड का वैल्यूएशन करें, आपने देखा ना इफेक्टिव ड्यूरेशन के फॉर्मूले में जो V माइनस और V प्लस था, वो जो वैल्यू थी वो ऑप्शंस की वैल्यू को कंसिडर करने के बाद की थी। तो अगर आप वैल्यू ऑफ कॉलेबल बॉन्ड कैलकुलेट करें तो देखिए वो कैसे आएगा। आप पहले वैल्यू ऑफ ऑप्शन फ्री बॉन्ड लीजिए और उसमें से वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन को माइनस कर दीजिए। जब हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी कि माइनस क्यों कर दें। देखिए, बीइंग अ बॉन्ड होल्डर, आपको बॉन्ड खरीदने के लिए पैसा देना है, सो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ ऑप्शन फ्री बॉन्ड। लेकिन कंपनी ने उनके पास कॉल ऑप्शन रखा है कि वो जब चाहे उनके बॉन्ड को वापस बुलवा सकते हैं बिफोर मैच्योरिटी। तो कंपनी बन गई कॉल ऑप्शन की होल्डर, और आप यानी कि इन्वेस्टर बन गए कॉल ऑप्शन के राइटर। अब चूंकि आप कॉल ऑप्शन के राइटर हैं, तो बीइंग द राइटर आपको ऑप्शन प्रीमियम मिलेगा। तो बॉन्ड में आप पैसा लगाएंगे माइनस प्रीमियम आपको मिलेगा, तो आपको नेट कितना लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ऑप्शन फ्री बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 100 रुपए है, और ऑप्शन की वैल्यू जो है वो 2 रुपए है, तो कॉलेबल बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 98। अब पूरे पैसे नहीं देंगे ना, इतना टेक्निकल नहीं समझते हैं अगर आप, क्योंकि आपने डेरिवेटिव अभी तक नहीं पढ़ा है। तो एक सिंपल बात समझिए कि आप एक डिसएडवांटेज ले रहे हैं कि कंपनी जब चाहे बॉन्ड कॉल कर सकती है, तो मैं क्यों 100 रुपए का बॉन्ड 100 रुपए में खरीदूंगा? मुझे इस डिसएडवांटेज के बदले में कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, और वो बेनिफिट ये है कि आपको बॉन्ड 98 रुपीज में ही मिल जाएगा। और जब इन्वेस्टर के पास एक पुट ऑप्शन होता है, तो वो जब चाहे कंपनी के पास अपना बॉन्ड सरेंडर कर सकता है, यानी वो बॉन्ड भी खरीद रहा है और पुट ऑप्शन भी खरीद रहा है। उसको एक फैसिलिटी मिल रही है, बाजार में ज्यादा अच्छा रेट मिल रहा हो तो ये बॉन्ड सरेंडर करो और बाजार में खरीद लो। तो बॉन्ड भी खरीदो, पुट ऑप्शन भी खरीदो, बॉन्ड के पैसे भी दो, पुट ऑप्शन की प्रीमियम मान लो 3 रुपए चल रही है वो भी दो। तो फिर ऐसे केस में बॉन्ड की कुछ ज्यादा कीमत देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। ये कंसेप्ट होता है कॉलेबल बॉन्ड या पुटेबल बॉन्ड का वैल्यूएशन का, और यही वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू यहां पर पुट की जाती है। सो दैट इज इफेक्टिव ड्यूरेशन। अब देखिए, इफेक्टिव ड्यूरेशन का
एक जो मेन यूज हो सकता है वो नॉन पैरेलल शिफ्ट इन यील्ड कर्व के लिए किया जा सकता है। नॉन पैरेलल शिफ्ट इन यील्ड कर्व, और एक्चुअली उस तरह से जो ड्यूरेशन कैलकुलेट होगा उसी को की रेट ड्यूरेशन कहा जाता है। सो व्हाट डू यू डू इन केस ऑफ की रेट ड्यूरेशन? देखिए, टिल नाउ वी हैव कंसिडर्ड चेंज इन यील्ड फॉर एंटायर लाइफ ऑफ द बॉन्ड, बट इफ वी कंसिडर नॉन पैरेलल शिफ्ट in yield curve to calculate duration, then it is called key rate duration or partial duration। यानी कि कुछ स्पॉट रेट्स बदल जाएं और कुछ स्पॉट रेट ना बदलें, या कुछ कम चेंज हो और कुछ ज्यादा चेंज हो जाए। इस तरह का जो नॉन पैरेलल शिफ्ट है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, मैंने लिखा है कि 10 बेसिस पॉइंट डाउन हो गई जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉर फर्स्ट 20 ईयर्स, और रिमेनिंग 80 ईयर्स के लिए 25 बेसिस पॉइंट डाउन हो गई यील्ड। अब देखिए, यहां पर जो रेड टू ब्लू शिफ्ट आया है वो लोअर है, लेकिन उसके बाद में एक सडन शार्प हम चेंज देख रहे हैं, और यहां पर जो गैप है वो कंपैरेटिवली हायर है। सो दैट इज नॉन पैरेलल शिफ्ट इन यील्ड कर्व। ये जो शेप आप देख रहे हैं, दिस इज जस्ट इलस्ट्रेटिव। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई शेप बनेगा ही नहीं। यहां पर जो चेंज आपको नजर आ रहा है, आई विल जस्ट शो इट टू यू। लुक हियर, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसे और कई तरह के नॉन पैरेलल शिफ्ट हो सकते हैं यील्ड कर्व में। अगर ऐसे नॉन पैरेलल शिफ्ट करके हम ड्यूरेशन कैलकुलेट करें, यानी कि नॉन पैरेलल शिफ्ट करके एक बार अपसाइड और एक बार डाउन साइड पर हम V माइनस और V प्लस कैलकुलेट कर लें, और जब V माइनस और V प्लस इस तरह से कैलकुलेट हो जाए, फिर उससे ड्यूरेशन निकाला जाए, तो वो जो ड्यूरेशन होगा दैट विल बी टर्म्ड एज की रेट ड्यूरेशन। कि हमने अपने पसंद की रेट को, जो हम चाहते थे कि चेंज करें, उस पर ज्यादा इफेक्ट डाला और बाकी पर इफेक्ट नहीं दिया या कम दिया। तो ये कई सारे तरह के ड्यूरेशंस हम लोगों ने पढ़ लिए। मैकॉलेज ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन, इफेक्टिव ड्यूरेशन और की रेट ड्यूरेशन। क्रेडिट स्प्रेड ड्यूरेशन भी हो सकता है, जिसमें हम यील्ड कर्व को शिफ्ट नहीं करेंगे बल्कि क्रेडिट स्प्रेड को चेंज करेंगे। गुडविल बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग को कम ज्यादा करेंगे, फिर बॉन्ड का वैल्यूएशन करेंगे, फिर उस V प्लस और V माइनस से जो ड्यूरेशन आएगा दैट विल बी क्रेडिट स्प्रेड ड्यूरेशन। और सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट लिक्विडिटी स्प्रेड ड्यूरेशन। अब एक टर्मिनोलॉजी है मनी ड्यूरेशन एंड प्राइस वैल्यू ऑफ अ बेसिस पॉइंट, PVBP। मुझे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं लगता है, बट इट इज पार्ट ऑफ सिलेबस, हेंस लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। देखिए, हम एक लीनियर रिलेशनशिप को पढ़ चुके हैं, दैट चेंज इन बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन YTM। इसमें हमने इस P को यहां ला करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक नया फॉर्मूला बन गया, एंड दिस फॉर्मूला इज डेल्टा P, that is absolute change, rupee change in bond price is equal to modified duration multiplied by current market price of the bond multiplied by delta Y। ये जो modified duration multiplied by P है, this is termed as money duration। All right, क्या फायदा मनी ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का? इट कैन बी यूज्ड टू मेजर एब्सोल्यूट चेंज इन बॉन्ड पोर्टफोलियो वैल्यू। छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए एक बॉन्ड है
जिसकी पार वैल्यू $1 मिलियन है और जिसकी मार्केट वैल्यू पर $100 इज 102, यानी मार्केट वैल्यू इज 2% हायर देन द पार वैल्यू और इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 7.5 और जो चेंज इन YTM हमको करना है वो 50 बेसिस पॉइंट करना है। इसका मनी ड्यूरेशन जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो दैट विल बी सिंपली modified duration multiplied by current market value of the bond, which is not actually $1 million, which is $1.02 million, 2% up. So that comes $7.65 million. कोई पूछे कि इस बॉन्ड की मनी ड्यूरेशन, कोई पूछे कि इस बॉन्ड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना है तो हम बोलेंगे 7.5 और ये पूछे कि इसका मनी ड्यूरेशन कितना है तो हम कहेंगे $7.65 मिलियन। ड्यूरेशन के मेजरमेंट का कोई यूनिट भले ना हो लेकिन मनी ड्यूरेशन के मेजरमेंट का यूनिट होगा मनी इटसेल्फ। हाँ, हम चाहे तो मनी ड्यूरेशन पर $100 भी निकाल सकते हैं, उसमें हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय करंट वैल्यू पर $100 कर देंगे, दैट इज 102। तो वैसा करके आई एम सॉरी $765 मॉडिफाइड ड्यूरेशन पर $100 आ जाएगी। फिर उसके बाद इससे हम आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉन्ड की प्राइस में चेंज कितना आएगा अगर 50 बेसिस पॉइंट का YTM चेंज हो गया तो। देखिए उसका फॉर्मूला है मनी ड्यूरेशन इनटू डेल्टा YTM। मनी ड्यूरेशन इज $7.65 मिलियन and delta YTM is 0.005। अगेन कीप इन माइंड कि यहाँ पर जो डेल्टा YTM लेना है वो परसेंटेज में नहीं लेना है, वो कैसा लेना है हमको, पॉइंट्स में। तो चेक कर लीजिए आप, 7.65 इंटू 0.005 इज इक्वल टू 0.03285। मिलियंस का इफेक्ट हटाने के लिए 10 लाख से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट बिकम्स $38,250। यानी अगर 50 बेसिस पॉइंट का चेंज आया YTM में तो जो बॉन्ड की कीमत है उसमें $38,250 का चेंज आ जाएगा। मनी ड्यूरेशन और उसका यूज, मनी ड्यूरेशन इज सिंपली मॉडिफाइड ड्यूरेशन multiplied by current market value of the bond. Now let's talk about price value of a basis point. It is change in value of a bond when YTM changes by 1 basis point, that is 0.01%. Price value of a basis point, इसके नाम में ही इसका फॉर्मूला है कि अगर 1 बेसिस पॉइंट का चेंज आया YTM में तो वैल्यू में कितना चेंज आएगा, प्राइस वैल्यू ऑफ अ बेसिस पॉइंट। जैसे अभी ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लीजिए, उसमें 1.02 मिलियन जो है वो मनी ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड है और मनी ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड को डेल्टा YTM से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01%, that is 0.01 divided by 100, so that becomes 0.0001 and इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा $102। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है कि मार्केट में अगर 1 बेसिस पॉइंट का चेंज आ गया तो मेरे बॉन्ड में मुझे $102 का प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा और अगर 100 बेसिस पॉइंट का चेंज आ गया तो इसके पीछे 2 जीरो और लग जाएंगे, $10,200 का प्रॉफिट या लॉस मुझे हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मेजरमेंट, प्राइस वैल्यू ऑफ अ बेसिस पॉइंट।
देखिए जैसे रिवर्स कैलकुलेशन करके और हम लोगों ने मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट किया, मतलब चेंज इन वैल्यू पता था तो उससे मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाल लिया। ऐसे ही रिवर्स कैलकुलेशन करके हम कॉन्वेक्सिटी को भी मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज कॉन्वेक्सिटी एक्चुअली? इट इज अ मेजर ऑफ कर्वेचर, कितना घुमाव है किसी लाइन में, उसका मेजरमेंट है कॉन्वेक्सिटी। जो सबसे पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं वहां एक स्ट्रेट लाइन है, उस लाइन में कोई टर्न ही नहीं है। मतलब आप समझो, यूं कह दो कि जिस सड़क पर गाड़ी ड्राइव करना जितना खतरनाक हो जाए उसके टर्निंग पॉइंट्स की वजह से उस सड़क की कॉन्वेक्सिटी उतनी ज्यादा है। ये तो एक सीधी सड़क है, जीरो कॉन्वेक्सिटी। यहां थोड़ा टर्न आया है, सो इट हैज सम कॉन्वेक्सिटी, आई कॉल्ड इट लोअर कॉन्वेक्सिटी। और यहाँ पे तो बहुत ही शार्प टर्न आ गया है, सो दिस हैज वेरी हाई कॉन्वेक्सिटी। एट दिस पॉइंट इट हैज वेरी हाई कॉन्वेक्सिटी। लेकिन यहाँ इसकी कॉन्वेक्सिटी देखने जाएंगे तो वो नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा है। हाँ, तो मैंने कहा कि जब हमको मॉडिफाइड ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी पता थी तो बैलेंसिंग फिगर में हमने चेंज इन वैल्यू निकाल लिया। अब हमको अगर चेंज इन वैल्यू पता हो और मॉडिफाइड ड्यूरेशन पता हो तो बैलेंसिंग फिगर में हम कॉन्वेक्सिटी निकाल सकते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन। अब इसका जो फॉर्मूला है वो आप याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि जैसे अभी मैंने अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखा दिया था, लेकिन ये डेरिवेशन बड़ा ही डिफिकल्ट है एंड बियॉन्ड द स्कोप है। अप्रोक्सीमेट, देखिए देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं, यहां पर हमने पढ़ा था अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन, और यहां मैंने आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया था कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। लेकिन जब हम कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट करने जाते हैं रिवर्स कैलकुलेशन के थ्रू, यानी जब हमको प्राइस चेंज पता है और उससे हम कॉन्वेक्सिटी निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो डेरिवेशन इतना इजी नहीं है। इसलिए बेटर है कि आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। देखिए अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या था कि हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय v0 एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा ytm। लेकिन यहाँ हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू नहीं कर रहे हैं, यहाँ हायर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू कर रहे हैं, माइनस हम कर रहे हैं डबल ऑफ करंट वैल्यू, और डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा ytm स्क्वायर से, डेल्टा ytm से नहीं, डेल्टा ytm स्क्वायर से और साथ में डिवाइड कर रहे हैं v0 से। यहां पर भी आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी that ytm must be taken in points and not in percentages. This is how you calculate approximate convexity. एक एग्जांपल लेते हैं, पहले देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। वही जो हमारा परमानेंट सा क्वेश्चन चला आ रहा है, YTM is 7%, coupon is also 7%, maturity is 4 years, par value is 100, और YTM और कूपन दोनों बराबर है तो ऑब्वियसली करंट वैल्यू भी 100 आएगी। फिर हमने मैकॉलेज ड्यूरेशन निकाल लिया और फिर 1 + y से डिवाइड करके मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाल लिया और वो 3.39 आ गया।
अब हम क्या करते हैं कि एक बार YTM को 1% अप करते हैं 100 बेसिस पॉइंट्स, और एक बार 100 बेसिस पॉइंट्स डाउन करते हैं, और बॉन्ड की प्राइस कैलकुलेट करते हैं। और ये कैलकुलेशन हमको करके देखने की जरूरत नहीं है, पिछले एग्जाम्पल में हम इसको ऑलरेडी करके देख चुके हैं। और ये जो प्राइजेस आपके सामने यहाँ दिख रही है, ये एक्चुअल प्राइजेस हैं, तो इसमें कॉन्वेक्सिटी का जो इफेक्ट है वो कंसिडर्ड है। अब देखिए अप्रोक्सीमेट कॉन्वेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होगी। व्हाट डू वी डू हियर इज, हायर प्राइस ऑफ द बॉन्ड ले लेंगे विच इज 103.47, ये देखिए यहां से आइए, प्लस लोअर प्राइस कर लेंगे विच इज 96.69, माइनस 2 into 100 कर लेंगे, दैट इज 2 into करंट मार्केट प्राइस, डिवाइडेड बाय डेल्टा YTM का स्क्वायर 0.01%, नॉट परसेंट, यहाँ हमको पॉइंट्स में लेना है, तो 1% इज एक्चुअली 0.01, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस विच इज 100। तो ये देखिए न्यूमरेटर में क्या आ गया, यहाँ पर न्यूमरेटर में आ गया 0.16, और डिनोमिनेटर में जो लिखा है वही है, उसको हमने सॉल्व कर लिया, और कॉन्वेक्सिटी आ गई 16। याद करिए ये नंबर मैंने ऊपर के एग्जांपल में अज्यूम कर लिया था, वो अभी यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके देख लिया है। अब हम एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन में एंटर करते हैं और देखते हैं कि डेरिवेशन तो चलिए बियॉन्ड द स्कोप हो गया इस फॉर्मूला का, पर इसका लॉजिक क्या रहा होगा डेरिवेशन करने के पीछे, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, इफ यू ऑब्जर्व अबव फॉर्मूला, इट इज कैलकुलेटिंग नॉन लीनियर प्राइस चेंज इन न्यूमरेटर। हाउ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो लीनियरिटी से डेविएशन है वही तो कॉन्वेक्सिटी है। लीनियरिटी से जितना प्राइस चेंज आए वो तो है, बट उसके बियॉन्ड जो प्राइस चेंज आए वो कॉन्वेक्सिटी है। तो अगर आप टोटल चेंज ले लें, एक्चुअल चेंज ले लें, और उसमें से लीनियरिटी की वजह से आया हुआ चेंज माइनस कर दें, तो जो एडिशनल चेंज है कॉन्वेक्सिटी की वजह से वो हमको पता चल जाता है। और न्यूमरेटर में एक्चुअली इनडायरेक्टली वही हो रहा है। देखिए कैसा है कि जो बॉन्ड प्राइस में चेंज आना चाहिए, देखिए आई विल जस्ट शो यू, एक्चुअली चेंज होके प्राइस हो गया है 103.47, जबकि लीनियरिटी यानी मॉडिफाइड ड्यूरेशन के हिसाब से ये चेंज आना चाहिए था 3.39%, यानी प्राइस हो जाना चाहिए था 103.39। ये जो आप चेंज देख रहे हैं जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, 100 से 103.39 तक की जो जर्नी है वो तो लीनियरिटी है, पर इसके बियॉन्ड जो प्राइस चेंज आप देख रहे हैं यहां पर 0.08 एक्स्ट्रा बढ़ गया भाव। अरे भाई YTM रिड्यूस हुआ 7% से रिड्यूस होकर 6% हुआ, तो बॉन्ड का प्राइस 100 से इंक्रीज होकर 103.39 आना चाहिए था, पर ये क्या, बॉन्ड का प्राइस तो 103.47 हो गया। ये 0.08 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा? कॉन्वेक्सिटी की वजह से, नॉन लीनियरिटी की वजह से। अपसाइड में ये 0.08 है, और डाउन साइड में भी ऑब्जर्व करिए, यहां देखिए 96.69 हो गया है प्राइस चेंज होकर के, 96.69 टोटल चेंज है ये, जबकि लीनियरिटी के हिसाब से देखें तो 96.61 होना था। क्यों? 100 माइनस 3.39, 3.39 इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन, माइंड इट।
100 minus 3.39 is 96.61. भाव गिर के 96.61 तक चला जाना चाहिए था, पर उतना नहीं गिरा, कम गिरा, 96.69 पे रुक गया। ये मदद कहां से मिली? कॉन्वेक्सिटी से। इसी को तो हम ढूंढ रहे थे कि भाई तू कहां है। टोटल जो कॉन्वेक्सिटी है अप और डाउन का राउंडिंग मिला के वो है 0.16। और देखिए इस फॉर्मूला में न्यूमरेटर में वही तो कैलकुलेट हुआ है। बस उसको फिर 100 से और डेल्टा YTM से डिवाइड करके परसेंटेज पर यूनिट में हमने कैलकुलेट कर लिया। दैट्स इट। ये इस फॉर्मूले का जस्टिफिकेशन है। डेरिवेशन इज वेरी मैथमेटिकल, वो बियॉन्ड द स्कोप है। तो आप तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में खुद ब खुद नॉन लीनियर चेंज कैप्चर हो जाएगा और डिनोमिनेटर उसको परसेंट पर यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। बी कॉशियस, यहां पर YTM परसेंट में नहीं पॉइंट्स में लिया जाना चाहिए। So that is measurement of approximate convexity. Let's remind the formula. Higher side value plus lower side value minus 2 into current value divided by current value divided by delta Y square. All right. इसी कंसेप्ट की मदद से हम ऐसे बॉन्ड्स की कॉन्वेक्सिटी भी पता कर सकते हैं जिनमें एम्बेडेड ऑप्शंस हो। सेम फॉर्मूला होगा, डेल्टा YTM की जगह पर डेल्टा कर्व, दैट इज चेंज इन कर्व, पैरेलल शिफ्ट इन कर्व आ जाएगा, उसका स्क्वायर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कॉलेबल बॉन्ड्स की कॉन्वेक्सिटी नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब वो हमारी मदद करने की जगह हमको नुकसान पहुंचाए। एक्चुअली कॉलेबल बॉन्ड तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं। ये देखिए, अगर एक ऑप्शन फ्री बॉन्ड है तो वो ऐसा नजर आएगा, ऐसी कॉन्वेक्सिटी है उसकी पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही ऑप्शन के साथ वाला बॉन्ड है, एम्बेडेड ऑप्शन बॉन्ड है, तो हायर YTM पर तो कॉलेबल बॉन्ड और ऑप्शन फ्री बॉन्ड एक जैसा ही बिहेव कर रहे होंगे। क्यों हायर YTM पे क्यों? अरे भाई, मार्केट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा है तो कोई भी कंपनी भला अपने बॉन्ड को क्यों कॉल करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी? अपने अच्छे खासे सस्ते वाले बॉन्ड को कॉल करके मार्केट में महंगे बॉन्ड इशू करो। ना 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 ना, वहां तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइजेबल ही नहीं होगा। कॉल ऑप्शन तो तब एक्सरसाइज होगा जब मार्केट में YTM रिड्यूस हो जाए और कंपनी को लगने लगे कि हमारे बॉन्ड तो बड़े महंगे हैं, बाजार में रेट कम हो गया है, चलिए कॉल करके बॉन्ड को खत्म कर दीजिए। तो जब YTM रिड्यूस होगा तो बॉन्ड के कॉल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में बॉन्ड की प्राइस तेजी से ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि वो स्लोली ऊपर जाएगी और फिर ये नेगेटिव कॉन्वेक्सिटी दिखाते हुए और कॉल प्राइस पर आकर टिक जाएगी। कॉल प्राइस से ज्यादा बॉन्ड का भाव जाएगा ही नहीं। 1000 रुपए का बॉन्ड है, कंपनी ने अगर बोला कि 1010 रुपए में हम उसको कॉल कर सकते हैं, तो 1010 के ऊपर बॉन्ड का प्राइस नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर गया तो कंपनी कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज ही कर लेगी। तो ये जो इस साइड पर गया, ये नेगेटिव कॉन्वेक्सिटी कहलाएगा। एम्बेडेड ऑप्शन बॉन्ड। पुटेबल बॉन्ड में उल्टा होगा, उसकी कॉन्वेक्सिटी ऑप्शन फ्री बॉन्ड के कंपैरिजन में और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर को उसमें सुविधा है। देखिए, कॉन्वेक्सिटी क्या करती है? कॉन्वेक्सिटी इज ए फ्रेंड ऑफ इन्वेस्टर, गिरते हुए प्राइस को वो कम गिराती है। तो पुट ऑप्शन इज आल्सो ए फ्रेंड ऑफ इन्वेस्टर। जब प्राइस गिरेगा तो वो एक निश्चित प्राइस पे अपना बॉन्ड कंपनी को देके बाहर हो सकता है। ओके, तो पुटेबल ऑप्शंस में कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये ऑप्शन फ्री बॉन्ड है जिसकी प्राइस स्लोली रिड्यूस होती है नीचे वाली साइड पर पुट ऑप्शन होने पर तो और भी स्लोली रिड्यूस होगी, क्योंकि अगर बॉन्ड का भाव ज्यादा गिरा तो आप पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। ये प्रोटेक्शन है आपके पास, तो पुट ऑप्शन का बॉन्ड स्लोली गिरेगा, मतलब इसकी कॉन्वेक्सिटी
और भी थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑप्शन फ्री बॉन्ड। अभी पुट और कॉल ऑप्शन अगर आपकी समझ के बियॉन्ड है तो डेरिवेटिव्स चैप्टर में हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। चलिए जी, इसमें अब एक लास्ट कंसेप्ट हम लोग एक्सप्लोर करते हैं एंड दैट इज इफेक्ट इन चेंज ऑफ क्रेडिट स्प्रेड और लिक्विडिटी स्प्रेड। अभी थोड़ा पहले हमने डिस्कशन किया कि जब हम यील्ड कर्व को शिफ्ट करते हैं तो उसमें क्रेडिट स्प्रेड और लिक्विडिटी स्प्रेड कंसिडर नहीं होता है, केवल रियल रिटर्न कवर होता है। जबकि आप वाईटीएम को चेंज करते हैं तो रियल रिटर्न, क्रेडिट स्प्रेड, लिक्विडिटी स्प्रेड सबका मिला जुला इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर हमको क्रेडिट स्प्रेड या लिक्विडिटी स्प्रेड का अलग से इफेक्ट देखना है तो देखिए कैसे देखेंगे। सबसे पहले एक बात समझिए, किसी भी बॉन्ड का जो वाईटीएम है यानी वो जितना कमा के आपको देगा वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो बेंचमार्क यील्ड जैसे कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम कह सकते हैं, प्लस स्प्रेड यानी कि रिस्क प्रीमियम। बेंचमार्क जैसे ट्रेजरी सिक्योरिटी को हमने अपना बेंचमार्क, अपना आइडियल बनाया, वो तो रिस्क फ्री रिटर्न हो गया। और स्प्रेड मतलब हमारी क्रेडिट क्वालिटी के चलते हमको थोड़ा रिस्क प्रीमियम भी ऑफर करना पड़ता है इन्वेस्टर को। इन दो चीजों से मिलकर वाईटीएम बना है। बेंचमार्क यील्ड खुद दो चीजों से मिलकर बनी है, एक रियल रिटर्न जिसको हम बोलते हैं कंपनसेशन फॉर डेफरमेंट ऑफ कंजम्पशन, और दूसरा इन्फ्लेशन। उधर जो स्प्रेड है वो भी दो चीजों से मिलकर बना है, एक क्रेडिट स्प्रेड क्योंकि भाई हमारी क्रेडिबिलिटी ट्रेजरी सिक्योरिटी जितनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जितनी थोड़ी है, तो हमको थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा देना पड़ेगा। लिक्विडिटी स्प्रेड, ट्रेजरी सिक्योरिटी तो फटाफट बिक जाती है, बायर को इजीली सेलर, सेलर को इजीली बायर मिलता है। हमारी सिक्योरिटी उतनी लिक्विड नहीं होगी तो थोड़ा सा हमको रिटर्न ज्यादा देना पड़ेगा, दैट इज लिक्विडिटी स्प्रेड। इनका इफेक्ट आप अलग से देखना चाहें तो वो भी पॉसिबल है और वो बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा। फर्क इतना सा आएगा कि यहां डेल्टा वाईटीएम नहीं ले रहे हैं, डेल्टा कर्व भी नहीं ले रहे हैं, यहां हम ले रहे हैं डेल्टा स्प्रेड। डेल्टा वाईटीएम लेते हैं तो ओवरऑल इफेक्ट दिख जाता है, डेल्टा कर्व लेते हैं तो बेंचमार्क का इफेक्ट दिख जाता है, लेकिन डेल्टा स्प्रेड लेंगे तो ये वाला इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से जो प्राइस चेंज कैलकुलेट किया जाएगा दैट इज क्रेडिट स्प्रेड और लिक्विडिटी स्प्रेड का इफेक्ट ऑन द प्राइस हमको देखने को मिलता है। तो चलिए जी, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया, which is about risk and return of fixed income securities. Thank you.